कारण भी समझेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना है कि जैसे जड़त्व की बात कर रहे थे, हमने कहा था किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जिसके कारण से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे। किसी वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जिसके कारण से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, उसे हमने कहा था जड़त्व। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है, अगर बच्चों द्रव्यमान कम है, कोई वस्तु हल्की है ना, ये अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध भी कम करेगी। अगर द्रव्यमान इसका कम है तो जड़त्व का गुण कम होगा, और द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो जड़त्व का गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम होगा, और द्रव्यमान अगर ज्यादा है इसका मतलब जड़त्व का गुण क्या होगा? ज्यादा होगा। इसी तरीके से हम लोगों को यह जानना है कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। जड़त्व के प्रकार हम लोगों को समझना, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। हमने कहा था जड़त्व किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण है जिसके कारण से वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब वस्तु विराम में है तो गत्यावस्था में नहीं जाना चाहती, और गत्यावस्था में है तो विराम में नहीं आना चाहती। इसे कहते हैं जड़त्व। ठीक है, जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं है, जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप होती है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्य की माप होती है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया में जड़त्व जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता बच्चों विराम का जड़त्व, एक होता विराम का जड़त्व मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता बच्चों गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक विराम का जड़त्व होता है, दूसरा गति का जड़त्व होता है, तीसरा जो है दिशा का जड़त्व होता है। ठीक है, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्ते। प्रीति सिंह खुश रहो बेटा, रूपेश नमस्ते, विकास पाल गुड आफ्टरनून। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व बच्चों ये 3 प्रकार का होता है। एक तो विराम का जड़त्व है, दूसरा है गति का जड़त्व है, और तीसरा जो है दिशा का जड़त्व है। अगर कोई बच्चों वस्तु पहले विरामावस्था में है, ठीक है, कोई भी वस्तु विरामावस्था में है और वो गत्यावस्था में आना चाहे, विराम से गति में आने तक जो विरोध होगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है प्रारंभ में और इसे हम गत्यावस्था में लाना चाहते हैं, इसे मोशन में लाना चाहते हैं, तो विराम से गति में आने का जो विरोध होता है, विराम से गति में आने का जो विरोध होगा उसे कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है, और अगर कोई वस्तु जो है, कोई वस्तु बच्चों अगर गत्यावस्था में है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु गत्यावस्था में है, ठीक है, और इसको विराम में लाना है, तो गत्यावस्था से विराम में आने पर क्या होगा? ये विरोध करेगा। अगर ये गत्यावस्था में है और इसे विराम में लाना है, गत्यावस्था में विराम में लाना है, तो गति से विराम में आने पर ये विरोध करेगी वस्तु, क्योंकि गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी, विराम में नहीं आना चाहेगी। जब शुरुआत में गतिशील होगी, गतिमान होगी वस्तु, गतिमान से विराम में आने का जो विरोध होता है उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, उसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई वस्तु किसी पर्टिकुलर दिशा में जा रही है, ध्यान देना, अगर कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में गतिमान है, कोई वस्तु किसी विशेष दिशा में जा रही है, अगर उस दिशा बदलना चाहेंगे तो जिस दिशा में जा रहा है वस्तु, अगर दिशा परिवर्तित करना चाहेंगे तो दिशा भी परिवर्तित हो करना नहीं चाहेगी वस्तु, दिशा में परिवर्तन का जो विरोध होगा उसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उदाहरण देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जड़त्व के कौन कौन से उदाहरण है। ठीक है, जड़त्व के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जड़त्व के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के उदाहरण। ठीक है, जड़त्व के उदाहरण एग्जाम्पल समझिएगा कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखो जैसे गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास
में जा गिरता है। जैसे मान लो ये बच्चों गिलास है ना, ये गिलास है और इसके ऊपर कोई गत्ता रखा हुआ, इसके ऊपर कोई गत्ता रखा हुआ गिलास पर, और इस पर एक कोई सिक्का रखा है, यहां पर कोई सिक्का है, यहां पर इसी पर सिक्का है। अगर इस गत्ते को खींच ले, है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि सिक्का भी साथ साथ खिंच जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिक्का जहां पर वहीं पर रहेगा, वहीं पर रहने का मतलब जब गत्ते को खिसका लोगे ये अपनी अवस्था बदलना नहीं चाहेगा, ये जहां पर वहीं पर रहना चाहेगा। तो जब ये गत्ते को खिसका लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो ये गत्ते पर रखा हुआ है, जब गत्ता सरक के चला जाएगा, खींच लेंगे अचानक, तो ये सिक्का यहीं पर गिर जाएगा गिलास में, है ना। इसे कहते हैं विराम का जड़त्व, कि विराम में वो सिक्का है तो विराम में रहना चाहता है, जहां पर ये है वहीं पर रहना चाहता है, इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए, गिलास पर रखे गत्ते को, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का कहां गिरेगा, तो आप कहोगे गिलास के अंदर ही गिरेगा, क्योंकि वो सिक्का जहां पर है विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगा। आप जो है गत्ते को तो खींच लिया, लेकिन उसकी पोजीशन वहीं पर है, पहले नीचे सपोर्ट के लिए गत्ता लगा था, अब गत्ता चला गया तो वो अब कहां जाके गिर जाएगा, उसी गिलास में। ठीक है, तो जड़त्व के कारण से होता है। ये कौन सा जड़त्व होता है, इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो जड़त्व है जड़त्व के कारण से होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का कहां गिरेगा, गिलास में गिरेगा, है ना। एक ऑप्शन लिखा होगा गत्ते के साथ चला जाएगा, ठीक है, या लिखा होगा गिलास में गिर जाएगा, या दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। या कभी कभी ये पूरी बात लिखी होती है, किसका उदाहरण है, तो आप कहेंगे जड़त्व के गुण के कारण से, इसे कहते हैं विराम का जड़त्व, इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। ये नोट कर लो पहला पॉइंट, पहला उदाहरण। अवनीश मौर्य, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल लिखिएगा, गिलास पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में जा गिरता है, किस वजह से, जड़त्व के गुण के कारण से। कौन सा जड़त्व होगा, उसे कहते हैं विराम का जड़त्व। कौन सा जड़त्व, विराम का जड़त्व। इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है स्थिर गाड़ी, गाड़ी स्थिर है, ध्यान दो, ये स्थिर गाड़ी है, स्थिर मतलब रुकी हुई गाड़ी में खड़ा व्यक्ति उसके चलने पर पीछे की ओर गिरता है। जब आप टेम्पो में बैठे होते हो, जब विक्रम में ऑटो में बैठे होते हो, ऑटो रुकी हुई होती है, ऑटो रुकी हुई होती है, और अचानक अगर ऑटो चल देती है तो आपको पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी विराम में है, आपकी बॉडी भी विराम में है और वो टेम्पो भी विराम में है। और अचानक जब वो टेम्पो आगे चल जाएगी तो उसका पहिया तो चलने लगा, आपके शरीर का जो निचला भाग है वो तो जो है जो सीट के संपर्क में है, जहां पर आप बैठे हो उसके साथ गत्ते अवस्था में हो गया, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग विराम अवस्था में है, वो उसी कंडीशन में है, इसीलिए पीछे की ओर झटका महसूस होता है। इसको भी कहते हैं विराम का जड़त्व। स्थिर गाड़ी में खड़ा व्यक्ति, अगर स्थिर गाड़ी है उसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, अचानक अगर चल जाए, ठीक है, अगर बस अचानक चल जाए तो पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। ठीक है, तो व्यक्ति उसके चलने पर पीछे की ओर गिरता है, इसका कारण है विराम का जड़त्व। इसका कारण क्या है, विराम का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है। आप लोगों ने अनुभूति किया होगा कि अगर आप बस में खड़े हो, ठीक है, बस के अंदर खड़े हो और बस अचानक चल जाती है तो आप पर पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है, क्योंकि आपका जो पैर है जो बस के सतह के संपर्क में, वो तो पैर गत्ते अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग विरामावस्था में ही रहता है, जहां पर है वो वहीं रहना चाहता है, इसलिए पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है, विराम का जड़त्व हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। दोनों पॉइंट नोट करो, सारे विद्यार्थी दोनों पॉइंट नोट करें, नोट जरूर करना है। ठीक है, अभिषेक कुमार गुप्ता, खुश रहो बेटा, कई दिन के बाद आ रहे हो लाइव क्या। मोन्टू गौतम, खुश रहो। हाँ, अब तीसरा एग्जाम्पल है, तेज भागते हुए घोड़े के अचानक रुकने से। अगर घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और तेज भागते हुए घोड़े के अचानक रुकने से सवार व्यक्ति, जो घुड़सवार व्यक्ति है, उसकी गर्दन पर जाकर गिरता है, ऐसे हो जाएगा।
जब मान लो तेज दौड़ता हुआ घोड़ा है, अचानक अगर रुक जाएगा तो आगे की ओर झटका लगेगा, इसको कहते हैं गति का जड़त्व। ये क्या होगा? गति का जड़त्व। ये गति का जड़त्व हो जाएगा। ये ऊपर दोनों उदाहरण जो है जड़त्व ये भी है, ये भी जड़त्व है, ऊपर वाला विराम का जड़त्व और ये गति का जड़त्व हो जाएगा। गति के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है, गति के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। जैसे आप टेम्पो में बैठे होते हो और अचानक जो है टेम्पो चल रही, मान लो अचानक वो रुक जाए तो आप आगे की ओर एक झटका महसूस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी भी उसके साथ गत्य अवस्था में ही है। और जैसे ही वो गाड़ी रुकेगी तो आपका शरीर का निचला पोर्शन भी जो है रुकेगा, लेकिन ऊपर का शरीर का भाग गत्य अवस्था में रहता है, इसलिए आगे चलता है। आगे चलता है मतलब जो है झटका महसूस होगा आगे की ओर, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, समझिए ना, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। तेज भागते हुए घोड़े, घोड़े पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ, घोड़ा तेज भाग रहा, अचानक घोड़ा रुक जाएगा तो व्यक्ति को आगे की ओर उसके गर्दन पे जाके गिरेगा। इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व, है ना, तो ये गति का जड़त्व हो जाएगा। इसी तरीके से चलती गाड़ी या बस से उतरते समय, चलती गाड़ी या बस से उतरते समय यात्री को उतरकर उसी दिशा में थोड़ी सी दूर भागना पड़ता है। अगर कोई चलती हुई बस है, ठीक है, अचानक उसे उतरते हो तो जिस दिशा में जो बस चल रही है उसी दिशा में दौड़ना पड़ता है। क्यों दौड़ना पड़ता है? अगर नहीं दौड़ोगे तो गिर जाओगे, क्योंकि जैसे बस से उतरोगे, बस पर आप थे, चलती हुई बस थी तो आप भी गति कर रहे थे बस के वेग से, है ना, बस तो चली रही थी, आप भी बस पे खड़े हो तो आप भी गति अवस्था में हो। जैसे ही आप उतरोगे तो आपका पैर धरती के संपर्क में आएगा तो आपका पैर जो है क्या हो जाएगा? विराम में हो जाएगा, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग क्या होगा? मोशन में रहेगा। अगर आप उसी दिशा में दौड़ोगे नहीं तो आप गिर जाओगे, है ना। इसीलिए जब यात्री जो है बस से उतरते हैं या किसी टेम्पो से उतरते हैं तो चलते हुए वाहन से उतरते हैं तो जिस दिशा में खतरा हो जाएगा, जो उतर करके विपरीत दिशा में जो दौड़ेगा वो गिर जाएगा और जो रुका रहेगा वो भी गिर जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। इतनी बात। चलती हुई गाड़ी या बस से उतरते समय यात्री को उतरकर उसी के साथ थोड़ी दूर भागना पड़ता है, ये भी है गति के जड़त्व के कारण, इसको बोलते हैं गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण से ऐसा होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। तो ये चलती हुई गाड़ी या बस से उतरते समय यात्री को उतरकर उसी दिशा में थोड़ी सी भागना पड़ता है जिससे कि वो सुरक्षित बना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। वीरेंद्र त्रिपाठी, ट्री जो भागते हुए महसूस होता है जब ट्रेन से यात्रा करते हो वो रिलेटिव मोशन होता है, वो अपेक्षिक गति होता है, वो यहाँ का उदाहरण नहीं है, वो जड़त्व का उदाहरण नहीं है, वो रिलेटिव मोशन का होता है, अपेक्षिक गति के कारण से होता है। जब आप ट्रेन में बैठ करके आप यात्रा करते हो, किसी बस से बैठ करके यात्रा करते हो तो जो पेड़ है जो सड़क के किनारे वो आपको दौड़ते हुए महसूस होते हैं, वो अपेक्षिक गति होती है, वो जड़त्व का उदाहरण नहीं है, वो इनर्शिया का एग्जाम्पल नहीं। इनर्शिया के एग्जाम्पल जो बता रहे हैं यही आपको याद रखना है। गाड़ी में पत्थर उछालने पर वह गाड़ी के उसी स्थान पर आ जाता है जहां से वह फेंका गया है, जहां से वह फेंका गया है। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ठीक है, अब यहां से पत्थर हमने उछाला, ऐसे मान लो, ऐसे हमने मान लो उछाला, गाड़ी में पत्थर उछालने पर वह गाड़ी के उसी स्थान पर आ जाता है जहां से वो फेंका गया है। समझ गए बात कि नहीं? क्योंकि अवस्था नहीं, स्थिति नहीं बदलना चाहता, वो उसी स्थिति में आएगा, उसी कंडीशन में आएगा जड़त्व के कारण से, ठीक है। हथौड़े को हत्थे में ठोकने के लिए हत्थे को भूमि पर तीव्र गति से मारते हैं। सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना आपको, अगर ये एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है, ये सारे के सारे जड़त्व के कारण से होता है। कहीं पर विराम का जड़त्व होता है तो कहीं पर गति का जड़त्व होता है तो कहीं दिशा का जड़त्व होता है। कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये उदाहरण लिखा होगा, ये किस वजह से होता है, तो आप कहोगे जड़त्व की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट करना है। हथौड़े को हत्थे में ठोकने के लिए, ठीक है, हत्थे को भूमि पर तीव्र गति से मारते हैं, ठीक है, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर उसमें एक साफ गोल छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है, ये जड़त्व के कारण से भी होता है। कंबल की धूल झाड़ने के लिए उसे डंडे से पीटा जाता है, जड़त्व की वजह से होता है।
ये सारे नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। ये सारे के सारे शुरुआत में जो हमने बताया वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं, शुरुआत वाले ज्यादा आते हैं। अभिषेक कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर केवल ऐसा नहीं बेटा, जो है ये क्या है ना, बैच अलग अलग बना हुआ है। जो ईयरली बैच है वो अलग बना हुआ है और जो क्रैश कोर्स है वो अलग बच्चे पढ़ते हैं। तो होता क्या है ना कि जो है जो बैच हम ओपन करके दे देते हैं उसी का कमेंट पढ़ा जाता है। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे मेरा नाम नहीं पढ़ा जा रहा, तो बैच अलग अलग है, इस वजह से जो है कमेंट्स जो है किसी के पढ़े जाते हैं किसी के नहीं पढ़े जाते हैं। लेकिन कमेंट से मतलब नहीं है, आपको पढ़ने से मतलब है। जो भी टीचर है आप खड़े हो, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पूरी बात को ध्यान से सुनिए, अच्छे से पढ़िए, पूरी लाइव क्लास होती है, ठीक है। ये वाला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। कंबल की धूल झाड़ने के लिए उसे डंडे से पीटा जाता है। डंडे से ऐसे पीटते हैं तो धूल जो है जड़ जाती है वहां से। ये भी जड़त्व की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से होता है। ये पॉइंट नोट कर लो सारे लोग। ये जड़त्व के उदाहरण है, अगर इनमें से कोई आता है तो ये जड़त्व की वजह से होता है। सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत वाले अभी हमने जो बताया 2-3, वो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो पूछा जा सकता है। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, जो है ना, कोशिश करेंगे कि आप लोगों का भी जो है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है आप लोग कमेंट ज्यादा ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है। नोट हो गया सबका? यहां तक क्लियर है? नोट हो गया? अगर नोट हो गया हो तो एक बार ओके करो, आगे बढ़े। उदाहरण ये है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। सारे एग्जाम्पल्स इनको नोट कर लेने हैं, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। और सबका आंसर है जड़त्व का कारण। इन सबका वजह क्या है? जड़त्व है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब ये भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, तब इसकी बात करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर यहां पर आते हैं, है ना। अब देखो, न्यूटन के गति के नियम, हेडिंग डालिए आप सभी लोग। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम है, जिसमें से जो पहला नियम है, प्रथम नियम, प्रथम नियम की बात करते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रथम नियम क्या होता है? अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो नियत वेग से गति करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तभी परिवर्तन करेगी जब उस पर बाहर से बल लगाया जाएगा। तो जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगा हो, तब तक वस्तु अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहेगी। मतलब विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, नियत वेग से गतिमान है तो नियत वेग से गतिमान रहना चाहेगी, ठीक है। ये प्रथम नियम है, लिखो। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो,
तो वह विरामावस्था में रहना चाहती है, तो वह विरामावस्था में रहेगी, विरामावस्था में रहेगी। और यदि वह अनियत वेग से गतिमान हो, नियत वेग मतलब शून्य त्वरण, नियत वेग का मतलब होता शून्य त्वरण, नियत वेग से गतिमान हो, नियत वेग से गतिमान हो, तो वह नियत वेग से गति करती रहेगी, नियत वेग से गति करती रहेगी। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। देखो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहेगा, और यदि वह नियत वेग से गतिमान है तो वह नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह नियत वेग से गतिमान हो तो नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। इसे कहते हैं न्यूटन के गति का मंगल यदुवंशी। भैया बताओ क्या दिक्कत है, बताओ। बड़े बड़े कमेंट करते हो, है ना, एक लाइन लिखोगे, इसके बाद जो है पूरा डैश डैश करके पूरा भर दोगे कॉलम, तो कमेंट कहां से दिख जाएगा? यहाँ कमेंट ही नहीं दिखेगा तुम्हारा, है ना। कमेंट यहाँ पर पढ़ना है कि यहाँ क्लास कराना है? कमेंटे पढ़ते रहेंगे तो हो गई कहानी, है ना। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह नियत वेग से गतिमान है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। ये न्यूटन के गति का पहला नियम है, और ये वास्तव में जड़त्व है, यही जड़त्व की परिभाषा है। तो न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, ठीक है। तो लिख लो, न्यूटन के गति के पहले नियम को, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो पहला नियम होता बच्चों से जड़त्व का नियम कहते हैं। फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कहते हैं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो पहला नियम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, पहला नियम कहता है वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु परमानेंट विरामावस्था में है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग भी 0 है और अंतिम वेग भी 0 है। तो त्वरण A बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, होता है ना। ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0, 0 बटे समय, त्वरण 0 हो जाएगा। और अगर नियत वेग से गतिमान है, अगर वस्तु नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से, तब भी उसमें त्वरण क्या होगा? तो भी उसमें त्वरण क्या होगा? 0। नियत वेग का मतलब त्वरण। ये कब रहता है? ये ऐसा तब रहता है जब बल क्या हो? 0। अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे, किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे, तो उसका त्वरण हमेशा 0 रहेगा। मतलब वस्तु विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, और नियत वेग से चल रही तो नियत वेग से चलती रहेगी। मतलब जो है विरामावस्था में है तो भी त्वरण 0, और नियत वेग से चलती हुई वस्तु का भी त्वरण क्या होता है? 0 होता है। पीयूष, हाँ बेटा, एक ही चीज है, स्थिर और विरामावस्था एक ही चीज होता है।
ठीक है, नागेंद्र बघेल, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। ठीक है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम कहते हैं, गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ गए बात कि नहीं? गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले लिख दिया जड़त्व का नियम, किसका जड़त्व का नियम? गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यह नियम शून्य त्वरण को बताएगा। यह नियम बताता है कि त्वरण हमेशा शून्य रहेगा, त्वरण हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है, तो प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। प्रथम नियम बल के बारे में बताएगा। प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। पहला नियम बल की परिभाषा देता है। जो पहला नियम है बताता है कि बल का काम क्या है। भाई अगर वस्तु विराम में है तो विरामावस्था में बनी रहेगी जब तक कि बल नहीं लगाओगे। और आगे क्या बोला गया? नियत वेग से चल रही तो नियत वेग से चलती रहेगी जब तक बल नहीं लगाओगे। तो बल को परिभाषित करता है। प्रथम नियम परिभाषित किसे करेगा? तो आप कहेंगे बल का। एग्रीकल्चर फील्ड, बता किस चीज की पीडीएफ चाहिए तुम्हें? एग्रीकल्चर पीडीएफ, बताओ भैया किस चीज का पीडीएफ चाहिए तुम्हें? एग्रीकल्चर फील्ड नाम से कोई नाम लिखा है, बताओ किस चीज का तुम्हें पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ डेली का डेली दे दिया जाता है ना। और नोट तो करा रहे ना, इसको नोट तो करो। प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। पहला नियम जो है फोर्स को डिफाइन करता है ना। बल को परिभाषित करता है। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम देखो, हमने आप लोगों को संवेग बताया है। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। बेटा फिजिक्स में हम कोई पीडीएफ पढ़ाते ही नहीं, हम तो अपने आप लिखते हैं। फिजिक्स में बहुत कम पीडीएफ पढ़ाते हैं। ठीक है, फिजिक्स में कम पीडीएफ पढ़ाई जाती है, जितना भी पढ़ाया गया उतना दे दिया गया। ठीक है, देखो रेखीय संवेग P बराबर होता द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। अगर बच्चों वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा, ध्यान देना। अगर किसी वस्तु का वेग बदल जाए तो उसका संवेग बदल जाता है। वेग बदलने से क्या बदलता है? संवेग बदलता है। वेग बदलने से संवेग बदल जाएगा, ध्यान देना। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगेगा, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाओगे तो उसका वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। वेग बदलेगा तो बायो की क्लास की 19 पीडीएफ, 19 नंबर पीडीएफ, क्लास 19 की पीडीएफ, हाँ वो सब मिल गया, दे दिया गया। ठीक है, और वैसे वीडियो आप लोगों का वहां सेव रहता है। पीडीएफ अगर कोई नहीं भी मिलता है तो आप अगले दिन 2 बजे तक वीडियो देख सकते हो, दोबारा से आप नोट कर सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। पीडीएफ जो है ज्यादा डिस्टर्ब ना करो पीडीएफ के लिए, है ना। पीडीएफ का मतलब क्या है? यहां पर देखो P बराबर mv, यहां पर देखो वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा। अब वेग कैसे बदलेगा? बल लगाने से। बल लगाने से वेग बदलता है, वेग बदलने से संवेग बदलता है, वेग बदलने से संवेग बदलता है। सोहेल अंसारी, तुम्हारी छूटी हुई क्लासेस दे दी गई 15 क्लास। स्टडी मटेरियल में आप देखिए एग्रोनॉमी के नीचे लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है 1 मई से छूटी हुई क्लासेस देख लीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो स्टडी मटेरियल वाले में जाएं, तीसरे डिब्बे में, और उस पर क्लिक करेंगे, एग्रोनॉमी देखेगा, उसके नीचे लिखा हुआ है पुरानी वीडियो जो भी है। ठीक है, वहां मिल जाएगा। तो दूसरा नियम लिखिए जरा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में
संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है। यह दूसरा नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। किसी वस्तु ऋतिक कह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ नहीं चाहिए, सब सब्जेक्ट नोट है। वेरी गुड, ऐसे नोट करते रहो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जिनका अभी तक पूरा पूरा नोट है, ये मान चलिए उनका सिलेक्शन निश्चित है, और जिन्होंने नोट नहीं किया है तो उनका मुश्किल है, उनका जो है अगली साल होगा, इस बार नहीं होना है ना, क्योंकि एग्जाम 25 जुलाई तक हो ही जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, जिनका ना हो तो घबराएं भी नहीं, ठीक है। फिर वो वार्षिक पाठ्यक्रम में जुड़ेंगे, उसमें कराया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जिनकी क्षमता है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनका गारंटी है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं वही सब आएगा। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। जो यही पढ़ लेगा इस समय, उसी का सिलेक्शन होगा, और जो बैठा रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होना है, बिना पढ़े काम थोड़ी होगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। देखिए यहां पर क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, P का मतलब होता है संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, P मतलब संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, दर का मतलब समय से भाग, दर का मतलब समय से भाग। देखो P मतलब संवेग या रेखीय संवेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, P मतलब संवेग, डेल्टा परिवर्तन की दर मतलब समय से भाग। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P अपान डेल्टा T, ये आरोपित बल F के बराबर होता है। F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T होता है। F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। अभिषेक कुमार गुप्ता, ये जो तीनों समीकरण दिए हो, ये गति के 3 नियम नहीं बल्कि 3 समीकरण है। ये गति के समीकरण है जो बता रहे हो। v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी, और टी में सेकंड में चली गई दूरी। ये क्या है? ये गति के समीकरण कहलाते हैं, ना कि गति के नियम। ये गति के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे समीकरण थे जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, वो गति के नियम नहीं थे। और ये गति के नियम हम पढ़ रहे हैं। अब गति का नियम क्या है, समझिए बात कि नहीं? इतनी बात सबको समझ में आना चाहिए। यह बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी होता है। बल सदिश राशि है, इसको सदिश रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। यह के ऊपर वेक्टर डेल्टा पी, संवेग भी सदिश राशि है, संवेग के ऊपर तीर बना सकते हैं, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। यह बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। यह सदिश रूप है, यह सदिश रूप है, ये सदिश रूप है। F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, F बराबर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। इतनी बात समझ में आया सभी को? ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है और इसे मूलभूत नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। मूलभूत नियम कहते हैं। दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरे नियम से पहला नियम पाया जा सकता है। दूसरे नियम के अंदर पहला नियम छुपा हुआ है, दूसरे नियम के अंदर तीसरा नियम भी छुपा हुआ है। दूसरे नियम से पहले नियम को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरे नियम से तीसरे नियम को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। दूसरे नियम से पहला नियम लाया जा सकता है
दूसरे नियम से तीसरा नियम भी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। याद रखना, पूछा जाए न्यूटन की गति का कौन सा नियम फंडामेंटल लॉ है, कौन सा नियम मूलभूत नियम है, कौन सा नियम एलिमेंट्री लॉ है, कौन सा बेसिक नियम है, तो बेसिक नियम यही होता है दूसरा नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम मूलभूत नियम कहलाता है। क्योंकि इससे पहला नियम भी लाया जा सकता है, इससे तीसरा नियम भी लाया जा सकता है। दूसरे नियम के अंदर पहला नियम भी छुपा हुआ है, तीसरा नियम भी छुपा हुआ है, इसीलिए इसे मूलभूत नियम कहते हैं, इसे मूलभूत नियम कहते हैं। अब जैसे रेखीय संवेग P बराबर क्या होता है, m इंटू v होता है। तो अभी हमने बताया बल F बराबर रेखीय संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, डेल्टा P अपान डेल्टा T। तो डेल्टा और P की जगह क्या लिख दो, m इंटू v लिख दो, अपान क्या हो जाएगा डेल्टा T अपान डेल्टा T हो जाएगा। F बराबर हो जाएगा, m बाहर कर लो m, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा v अपान डेल्टा T हो जाएगा, m डेल्टा v अपान डेल्टा T। और ये डेल्टा v अपान डेल्टा T को कहते हैं वेग परिवर्तन की दर। v मतलब वेग, डेल्टा मतलब परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, इसको कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। यहां से बल F बराबर हो जाएगा द्रव्यमान m गुणे त्वरण a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड रुचि पटेल। सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स को मापता है, बिल्कुल सही है, ये बल का मापन करता है। द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करेंगे तो क्या होगा, बल आएगा। ये बल को मापता है। पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल को मापता है। तो लिख लो, दूसरा नियम बल को मापता है, द्वितीय नियम बल का मापन करता है। द्वितीय नियम मापता है, दूसरा नियम मापता है किसे, बल को। दूसरा नियम बल का मापन करता है, पहला नियम बल को परिभाषित करता है, दूसरा नियम बल को मापता है। दूसरा नियम बल को मापता है, ध्यान देना, दूसरा नियम बल का मापन करता है, पहला नियम बल को परिभाषित करता है। पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, पहले नियम को पीयूष कुमार जब कह दो बेटा उसी दिन, जब कह दो उसी दिन, है ना। पीयूष कुमार कब करना है बताओ बेटा, जल्दी बता दो। पीयूष कुमार कल कर दे, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट। पीयूष कुमार से हम पूछ रहे हैं कल कर दिया जाए, जल्दी बताओ पीयूष कुमार। द्वितीय नियम मापता है बल को, द्वितीय नियम बल को मापता है, दूसरा नियम बल का मापन करता है, पहला नियम बल को परिभाषित करता है। ठीक है, पहला नियम बल को परिभाषित करता है और दूसरा नियम बल को मापता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। बल बराबर, ये दोनों सूत्र याद रखिएगा, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P अपान डेल्टा T को क्या कहते हैं, बल। और बल का दूसरा सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल कहते हैं। पीयूष कुमार ये करा क्या रहे हैं, यही तो रिवीजन है। जब एक पॉइंट को 70 बार बोला जा रहा, इसे ही तो रिवीजन कहते हैं। और क्या, कैसे रिवीजन करोगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण कम से कम कुछ 20 बार बता चुके होंगे, शुरुआत में भी बताया था, बीच में बताया, आज फिर बता रहे हैं। चैप्टर शुरू हुआ था तब भी बताया, बल गुणे द्रव्य, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, आज भी बता रहे हैं, कल भी बताएंगे, इसे कहते हैं रिवीजन। ठीक है पीयूष कुमार, समझ गए ना। जो लेट ज्वाइन किए हैं वो पिछले वीडियो जो है देखें, अच्छा रहेगा। F बराबर ma होता है, F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, दोनों याद रखिएगा। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। यही तुरंत याद करो जो हम बता रहे हैं, बाद में याद करने का कोई मतलब नहीं, यही तो आपको प्रिपरेशन करना है। जब आप क्रैश कोर्स कर रहे हो, क्विक रिवीजन कोर्स कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुरंत आपको याद करना है, क्योंकि आपको पता है 25 दिन 30 दिन बाद आपका एग्जाम होना है। जब एग्जाम होना है तो आपको याद करना है ना, साथ साथ बाद की बात न रखिए। ठीक है, यहां पर F बराबर ma हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण,
बल एक सदिश राशि है, बता चुके हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है और गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार होता है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम भार में जी न्यूटन होता है। जी का मान अगर 9.8 है तो 9.8 न्यूटन, 10 दिया गया तो 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम को मूलभूत नियम कहते हैं। ये बल का मापन करता है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ठीक है। रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा और बल की दिशा समान होती है। बल की दिशा जो बल की दिशा होगी, बल की दिशा बराबर रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा। रेखीय संवेग जितना पढ़ा दे उसको तुरंत याद करो। रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा, रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा जो होगी वही बल की दिशा होगी, ठीक है। बल लगाने से वेग बदलता है, वेग बदलने से संवेग बदलता है, तो संवेग में परिवर्तन की जो दिशा होगी वही बल की दिशा होगी, ठीक है। वही नागेंद्र जो है, पहले अभी जो बात हम कर रहे हैं इस बात की चर्चा की जाएगी, फालतू बात करें? बताओ, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं पहले इसको पढ़ाएंगे, फालतू बात करें? क्या चाहते हो भाई? किसी चीज का सिलेबस का वीडियो अलग होता है, ठीक है। एक अलग आकर के आप लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, क्या सिलेबस है, कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, सारी चीजें वो अलग बताया जाएगा। अभी हम लोग अपने सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं कि जो सिलेबस में है, वो जो टॉपिक आपको सामने दिया गया है, इस टॉपिक की चर्चा करिए और इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि इनमें से कम न्यूटन लॉ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, है ना। एएमयू का सिलेबस, किसी का भी सिलेबस हो, बीएचयू का सिलेबस, कुछ भी हो, वो सब बाद में बताएंगे हम, ठीक है। अभी सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ना है और उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। बातचीत नहीं करनी है, ठीक है। बल की दिशा रेखीय संवेग परिवर्तन की दिशा होती है, ये तो हमने आपको दूसरा नियम बता दिया। तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, तृतीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, जो तीसरा नियम होता है उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पहली बात, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ, इसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो ये क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। एक ही सेंटेंस को सभी लोग, कोई भी अध्यापक हो, एक सेंटेंस को कम से कम 10 बार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? जिससे आप यहीं पर याद कर लें। 5 घंटे आपको यहाँ पर जोड़ा जाता है, क्योंकि आप 5 घंटे कंटिन्यूअस आपसे कह दिया जाए पढ़ने के लिए तो आप नहीं पढ़ पाओगे। यही एक बहाना है कि इस बहाने आप बैठ करके 5 घंटे पढ़ोगे और 5 घंटे आप पढ़ते चले आ रहे हो। मुझे लगता है जो ईयरली बैच वाले हैं वो तो सब ओके है ही उनका, लेकिन जो क्रैश कोर्स के बच्चे हैं, अगर 5 घंटे निरंतर हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मैं पूरा जो है गारंटी ले रहा हूं, हर एक बच्चे का चयन होगा। चारों विश्वविद्यालयों में से कहीं ना कहीं से सिलेक्शन होगा, अगर बिल्कुल ईमानदारी से आप खाली बात को सुनते रहो और नोट करते रहो, जैसा आपको बताया जाए। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है आप बैठो, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, है ना, चले गए, आपका लेक्चर 1 घंटे छूट गया, आपने नहीं रिवाइज किया, तो ये सब चीजें आप जो घातक हो सकती हैं। इसलिए आप मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। 5 घंटे आप जुड़ो इसी बहाने। कोचिंग आदमी क्यों करता? देखो, पढ़ना स्वयं होता है,
कोचिंग करने से फायदा क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि क्या सिलेबस चल रहा है, कितने समय में हमें पढ़ना है, सारी चीजें जो है आपको पता चलती हैं, है ना। प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए कोचिंग की जाती है और कोई बात नहीं होता है ना।